दोस्तों जरा सोचिए, चारों तरफ सिर्फ समंदर, ठंडा बेरहम खामोश समंदर, लहरों की आवाज़ ऐसी जैसे हर पल किसी को डुबा देने का वादा कर रही हो। इस जेल का नाम था अल्काट्राज। कहा जाता था यहाँ से कोई भागा नहीं, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसकी कहानी समंदर में ही दफन हो गई। आज की ये कहानी कोई आम जेल की कहानी नहीं है। ये कहानी है अमेरिका के सबसे खतरनाक जेल और दुनिया का सबसे रहस्यमयी जेल ब्रेक की। ये कहानी है उस सवाल की, क्या सच में अल्काट्राज से कोई जिंदा भाग सकता था क्या? सैन फ्रांसिस्को के शहर के करीब 2 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक चट्टानी टापू। आज जहां टूरिस्ट फोटो खिंचवाते थे, वहां कभी इंसान अपनी आखिरी उम्मीद छोड़कर आता था। अल्काट्राज को लोग कहते थे द रॉक, क्योंकि ये जेल नहीं एक पत्थर था, ठंडा सख्त बेदिल। यहाँ हवा में नमक था, पानी में मौत थी और दीवारों में कैदियों की सिसकियाँ। अल्काट्राज हमेशा जेल ही नहीं था। शुरुआत में एक फौजी का किला था, लेकिन 1934 में अमेरिका सरकार ने इसे जेल बना दिया। यानी देश के सबसे खतरनाक, सबसे शातिर और सबसे न सुधरने वाले अपराधियों की जेल। यहाँ भेजा जाना मतलब अब तुम सुधरने के लायक नहीं रहे। और आपको बता दे यहाँ कौन कौन आता था। अल्काट्राज में वही कैदी आते थे जो दूसरी जेलों से भाग चुके थे, जो जेल के अंदर बगावत करते थे और जिनसे जेल अफसर भी डरते थे। और इस जेल में रहता था अल कैपिनो, अमेरिका का सबसे खूंखार माफिया, और यहाँ रहता था मशीन गन किले। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम भी आया जिससे अल्काट्राज के इतिहास को हिला कर रख दिया। उस आदमी का नाम था फ्रैंक मॉरिस। जी हाँ, फ्रैंक मॉरिस अल्काट्राज का सबसे खतरनाक कैदी, बल्कि सबसे खतरनाक दिमाग। फ्रैंक मॉरिस कोई आम अपराधी नहीं था। वो ताकत से नहीं, दिमाग से खतरनाक था। उसका IQ सामान्य इंसानों से बहुत ज़्यादा था। वो चीज़ों को जोड़ता था जो किसी और को दिखाई भी नहीं देती थी। फ्रैंक बचपन से ही अनाथ था। बचपन से जेल, जवानी में जेल और ज़िंदगी बस सलाखों के पीछे। लेकिन फ्रैंक में एक अलग बात थी कि वो मानता नहीं था। हर दीवार में कहीं न कहीं दरार ज़रूर होती है। आपको बता दे यहाँ नियम सख्त नहीं, पत्थर जैसे थे। हर कैदी को सिर्फ खाना, कपड़ा, इलाज, कोई सुविधा नहीं, कोई आज़ादी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। सबसे खौफनाक जगह थी डी ब्लॉक। यहाँ कैदी अंधेरे में बंद कर दिया जाता था। न खाना, न आवाज़, न इंसान, बस खुद की सांसों की आवाज़। कई लोग यही टूट गए, कई लोग पागल हो गए और कहीं बाहर ही नहीं आए। समंदर में सबसे बड़ा पहरेदार। और आपको बता दें जेल की दीवारों से ज़्यादा डरावना था बाहर का समंदर। पानी में बर्फ जैसा ठंडा, तेज धार, शार्क की अफवाहें, रात में विजिबिलिटी जीरो। गार्ड कहते थे अगर जेल से भाग भी गए तो समंदर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी भरोसे पर गार्ड रात में चैन की नींद सोते थे। और जब फ्रैंक मॉरिस को अल्काट्राज लाया गया तो उसने दीवारें नहीं देखी, उसने पहरे नहीं गिने। उसने बस एक चीज सुनी, समंदर की आवाज़, और अपने दिल से कहा अगर समंदर पहरेदार है तो वही रास्ता ही बनाएगा। यही से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर जेल ब्रेक की कहानी। लेकिन फ्रैंक अकेला नहीं था। जल्द ही उसे मिले 2 भाई जिनके हाथ हुनरमंद थे और दिमाग तैयार। और फिर 3 दिमागों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया जिसे आज भी FBI अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कहती है। अल्काट्राज की सेल ब्लॉक में फ्रैंक मॉरिस की नज़र 2 ऐसे कैदियों पर पड़ी जो बाकी कैदियों से अलग थे। उनके नाम थे जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। दोनों सगे भाई थे, फ्लोरिडा के रहने वाले, बचपन से ही समंदर के पास पले बड़े। तैरना उनके लिए डर नहीं, जिंदगी का हिस्सा था। इन दोनों को बैंक डकैती के जुर्म में अल्काट्राज भेजा गया था। लेकिन इन 2 भाइयों ने एक बात सीखी थी, इनके हाथ बहुत सफाई से काम करते थे और उनके दिमाग में सब्र था। अल्काट्राज में दोस्ती करना आसान ही नहीं था। यहाँ हर आदमी अपने दर्द में डूबा था। लेकिन फ्रैंक ने जल्दी समझ लिया, अकेला दिमाग सोच सकता है पर साथ मिले तो इतिहास बनता है। धीरे धीरे फ्रैंक और एंगलिन भाइयों के बीच खामोशी बातें होने लगी। न ज़्यादा बोलना, न शक पैदा करना, बस नज़रों से, इशारों से और छोटे छोटे वाक्यों में। अल्काट्राज की दीवारें मोटी थी, लेकिन हर जगह एक जैसी नहीं थी। फ्रैंक ने अपने सेल की दीवार को ध्यान से देखा। वहाँ हवा के लिए एक छोटा सा वेंट था। उसने जब चम्मच से हल्का सा कुरेद कर देखा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दीवार अंदर से कमजोर हो चुकी थी, नमी और नमक से सीमेंट को खा लिया था। फ्रैंक की आंखों में चमक आ गई। उसने दिल में कहा पत्थर भी थक जाता है, बस वक्त चाहिए। फ्रैंक ने डाइनिंग एरिया से एक पुराना धातु का चम्मच चुरा लिया। कोई हथियार नहीं, कोई औजार नहीं, बस एक चम्मच। हर रात एक लाइट बंद होती थी, गार्ड की आवाज़ जोर होती तो दीवार कुरेदता, धीरे धीरे, बहुत धीरे।
ताकि आवाज़ भी न हो और शक भी न हो। अल्काट्राज में फ्रैंक को अकॉर्डियन बजाने की अनुमति मिली थी। गार्डों को लगा एक कैदी संगीत सीख रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। और जब फ्रैंक अकॉर्डियन बजाता था, उसी शोर में दीवार कूदने का आवाज़ गुम हो जाता था। संगीत बना जेल ब्रेक का हथियार। जल्द ही इस खामोशी मिशन में एक और कैदी जुड़ा। उसका नाम था एलन वेस्ट। वो भी समझदार था और डरपोक नहीं। अब टीम बन चुकी थी 4 लोग, 4 अलग अलग सेल, लेकिन एक ही सपना। गार्ड अगर एक बार भी संदेह कर लेते तो सीधा डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक से वापसी आसान नहीं थी। इसलिए ये चारों दिन में आम कैदी जैसे रहते थे, लाइन में खड़े चुपचाप खाना खाते, कोई शिकायत नहीं। लेकिन रात में उनकी सोच दीवार के उस पार होती। फ्रैंक ने सबको एक बात साफ कह दी, अगर घबराए तो मेरे समझो, अगर जल्दी की तो पकड़े जाओगे। यह जेल ब्रेक ताकत से नहीं होगा, सब्र से होने वाला था। हर रात दीवार में थोड़ा सा सीमेंट निकलता, छोटे टुकड़े जेब में या पाइप में छुपा दिए जाते थे। हफ्तों नहीं महीनों लगे, लेकिन धीरे धीरे पेंट का छेद बड़ा होने लगा, इतना बड़ा कि एक इंसान उसके अंदर घुस सके। एक रात गार्ड अचानक जल्दी गश्त पर आ गया। फ्रैंक के हाथ में चम्मच था, दिल जोर से धड़क रहा था। अगर उस पर लाइट जली होती तो आज ये कहानी कभी नहीं सुनी जाती। लेकिन किस्मत उस रात फ्रैंक के साथ थी। दीवार में रास्ता बन चुका था, लेकिन बाहर जाना अभी भी नामुमकिन था, क्योंकि सवाल अब ये नहीं था कि जेल से कैसे निकले। सवाल ये था समंदर को कैसे हराए। और इसी सवाल का जवाब इन्हें ऐसी चीज तक ले गया जो आज भी लोगों को हैरान करती है। और रात के 9:30 बजे अल्कतराज की लाइटें धीमी हो जाती है। गार्ड अपनी गिनती पूरी कर लेते हैं और जेल एक भारी नींद में चली जाती है। लेकिन कुछ लोग सोने के लिए नहीं थे, जागने के लिए तैयार थे। फ्रैंक मॉरिस और इंजीनियर भाई अब रोज दीवारें कुदरते थे, धीरे धीरे, बहुत धीरे, इतनी सफाई से कि दीवार को भी शक न हो। कुछ ही हफ्तों में उनकी सेल के पीछे दरवाजे में एक छोटा सा सुराग बन चुका था, और उस सुराग के पीछे एक टनल था। जेल के कर्मचारियों के लिए बनी थी, लेकिन सालों से बंद पड़ी थी। वहीं से उनकी आज़ादी का रास्ता शुरू हो गया। लेकिन एक सवाल था, अगर हम रात को सेल से निकल गए तो गार्ड को कैसे पता नहीं चलेगा। यही फ्रैंक का दिमाग शैतानी हद तक तेज हो गया। उन्होंने सोचा, क्यों न हम वहाँ हो ही नहीं, लेकिन दिखे जरूर। उन्होंने जेल की नाई की दुकान से चुपचाप बाल चुराए थे, टॉयलेट पेपर, साबुन, टूथपेस्ट और थोड़ा सा रंग। रात रात भर तीनों इन चीजों को गूंथते थे। धीरे धीरे एक इंसानी चेहरा उभर आया, नाक, आँख, माथे की सिलवट इतनी असली कि अंधेरे में माँ भी धोखा खा जाए। गार्ड हर रात बस यही देखते थे, कैदी बिस्तर पर है, सिर तकिया पर है। बस उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई कैदी इतना आगे सोच भी सकता है। और यही अल्कतराज की सबसे बड़ी गलती थी। और अब सवाल था, जेल से बाहर निकल गए तो समंदर में कैसे पार करेंगे। लकड़ी नहीं मिल सकती थी, लोहे की नाव मुमकिन नहीं थी, लेकिन जेल में एक चीज बहुत थी, रेनकोट। कैदियों को बारिश से बचाने के लिए सरकार रेनकोट देती थी। फ्रैंक ने हिसाब लगाया, अगर 50 से ज्यादा रेनकोट जोड़ दिए जाए तो एक हल्की वाटरप्रूफ नाव बन सकती है। और रेनकोट चुराए गए, उन्हें सिलने के लिए गर्म पाइप से जोड़ बनाए गए। दिन में सामान्य कैदी, रात में इंजीनियर। एक ऐसी नाव तैयार हो रही थी जो कभी जेल के रिकॉर्ड में नहीं थी। हर प्लान के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कभी भी दीवार टूट कर गिर सकती थी, कभी भी गार्ड चेक बढ़ा सकते थे, कोई भी कैदी भेद खोल सकता था। लेकिन तीनों पीछे हटने वालों में से नहीं थे। साल 1962, 11 जून की रात। यही वो रात थी जब या तो इतिहास बदलेगा या तो 3 लाशें समंदर में मिलेगी। उस रात फ्रैंक देर तक छत की तरफ देखता रहा। शायद वो सोच रहा था, अगर मर गए तो कम से कम कोशिश करते हुए मरेंगे। इंग्लिश भाई चुप थे, बहुत चुप। कभी कभी खामोशी शोर से ज्यादा डरावनी होती है। और आप सोच रहे होंगे 3 लोग भागे, लेकिन चौथा आदमी, नाम एलन वेस्ट, वो भी इस प्लान का हिस्सा था। लेकिन उसकी दीवार आखिरी वक्त तक पूरी तरह नहीं टूटी, और यही किस्मत ने पहला धोखा दिया। 11 जून 1962, आधी रात। अल्कतराज हमेशा की तरह शांत था। गार्ड की सीटी गूंजी, कदमों की आवाज बढ़ी, फिर खामोशी। लेकिन इस खामोशी के नीचे 3 दिल इतनी तेज से धड़क रहे थे कि लगता था दीवारें सुन लेगी। फ्रैंक मॉरिस ने आखिरी बार अपने बिस्तर को देखा, फिर नकली सिर धीरे से तकिए पर रखा, बाल ठीक किए, चादर उड़ाए। और अब अगर कोई गार्ड देखे तो उन्हें यही लगेगा कि कैदी वहाँ पर सो रहा है। हालांकि यह सच नहीं था, क्योंकि वहाँ पे फेक सिर लगाए हुए थे। वही काम इंग्लिश भाइयों ने भी किया। 3 सेल, 3 नकली चेहरे, 3 जिंदा लाशें। धीरे से सुराग बड़ा किया गया, इतना बड़ा कि एक इंसान रेंग कर निकल सके।
एक एक करके तीनों अपनी अपनी सेल से बाहर निकले और पीछे छूट गई एक पहचान। वह पहचान थी एलन वेस्ट, जो चौथा आदमी था। वो कोशिश करता रहा, दीवार ज़्यादा मजबूत थी। वो कोशिश करता रहा, दीवार ज़्यादा मजबूत थी। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। और तभी फ्रैंक ने आंखों से कहा, अब नहीं रुके तो सब मारे जाएंगे। तीनों आगे बढ़ गए, यह पीछे रह गया। कभी कभी किस्मत मदद नहीं करती। और सर्विस टनल के अंदर अंधेरा था, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हाथ छिल रहे थे, पसीना बह रहा था और दिल गले में अटका था। और फिर वे छत पर थे, नीचे अलकतरा सो रहा था, ऊपर खुला आसमान में वो सांसें ले रहे थे। और छत से उतरते वक्त एक आवाज़ आई, छप। सब रुक गए, सिर्फ हवा थी, लेकिन उस हवा में समंदर की दहाड़ थी, जैसे समंदर कह रहा हो, अगर उतरे तो वापस नहीं जाओगे। और रेनकोट से बनी नाव धीरे धीरे फुलाई गई, हाथ से पंप किया गया, हर सांस कीमती थी। अगर नाव फटी तो सीधा मौत के घाट। और तीनों पानी के किनारे पहुंचे, ठंड इतनी कि हड्डियां कांप जाए। फ्रैंक ने आखिरी बार पीछे देखा, जेल जहां उसने जिंदगी छोड़ी थी, और फिर छपाक। तीनों समंदर में उतर गए। न कोई चीख, न कोई आवाज, बस एक नाव जो अंधेरे में गायब हो गई। समंदर उन्हें निगल गया या आज़ादी दी, कोई नहीं जानता। सुबह 7 बजे गार्ड गिनती के लिए आया। मॉरिस, कोई जवाब नहीं। डंडा मारा, सिर गिरा, नकली सायरन बज उठा। अल्कतराज कभी इतना जिंदा नहीं हुआ था। और पूरी जेल सील की गई। समंदर छाना, हेलीकॉप्टर, नौसेना, एक भी लाश नहीं मिली। सवाल यही था, क्या वो डूब गए या तैर कर निकल गए, या समंदर उन्हें निगल गया। और आपको बता दें, भागने के बाद पूरे हफ्ते तक समंदर छाना गया। तट, खाड़ी, चट्टाने, लेकिन एक भी लाश नहीं, एक भी कपड़ा नहीं, बस कुछ टूटे फूटे टुकड़े जो किसी भी तरफ इशारा नहीं कर सकते थे। सरकार ने कहा वो डूब गए होंगे, लेकिन यह होगा कभी साबित नहीं हुआ। सरकार ने कहा वो डूब गए होंगे, लेकिन वो डूबे हैं ये कभी साबित नहीं हुआ। साल 1962 से 1979 तक 17 साल FBI ने हर एक एंगल से खोज की। बहाव की दिशा, पानी के तापमान, तैराव की क्षमता, नाव की मजबूती। FBI रिपोर्ट कहती है अगर तीनों जिंदा रहे तो वे एंजल ऑकलैंड तक पहुंच सकते थे, और वहां से पूरी दुनिया खुली थी। और 1975 ब्राजील से एक फोटो सामने आई, जो आदमी सड़क किनारे खड़े, चेहरे बूढ़े लेकिन पहचान इंग्लिश भाइयों की मिलती जुलती। पर FBI ने कहा सबूत पुख्ता नहीं, लेकिन सवाल और गहरा हो गया। इंग्लिश भाइयों की माँ, उसकी मौत के बाद कब्र तक हर साल फूल रखे जाते थे। कोई नहीं जानता था कौन रखता था, पर एक बात तय थी कि वो आम आदमी नहीं थे। परिवार को अजीब चिट्ठियां मिली, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, लेकिन वही थे जो इंग्लिश भाई बोलते थे। और फ्रैंक के बारे में सबसे कम जानकारी मिली, न फोटो न कब्र, जैसे वो धूल में घुल गए या जानबूझकर खुद को मिटा दिया। और 1979 में FBI ने केस बंद किया। कहा गया सबूत नहीं है कि वो जिंदा बचे, लेकिन सबूत यह भी है कि वो मरे नहीं। और 2013 में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया कि एक चिट्ठी सामने आई, लिखा था, मैं फ्रैंक मॉरिस, मैं उस रात बच गया था, अगर इलाज का भरोसा दो तो मैं सामने आ सकता हूँ। सरकार ने कहा सबूत नहीं, और चिट्ठी फाइल में दब गई। और आज अल्कतराज एक टूरिस्ट जगह, लोग हंसते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन 3 परछाइयाँ अब भी समंदर की तरफ देख रही है।